क्या 150 अंकों का पूरा सिलेबस सिर्फ 8 छोटे वीडियो में सिमट सकता है? मतलब सतह पर देखा जाए तो ये एकदम झूठा दावा लगता हाँ, सुनने में तो वाकई थोड़ा अजीब लगता है। है ना? जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां कोई छात्र किताबों, नोट्स और सैकड़ों पीडीएफ फाइलों के एक विशाल पहाड़ के सामने खड़ा है और परीक्षा में सिर्फ 50 दिन बचे हैं। और दिमाग में बस एक ही सवाल है कि भाई शुरुआत कहाँ से करें? बिल्कुल। आज के इस डिजिटल युग में जानकारी की तो कोई कमी है ही नहीं। टेलीग्राम ग्रुप्स देख लो या वेबसाइट्स, हर जगह स्टडी मटेरियल भरा पड़ा है। हाँ, और सच कहूं तो यही जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, हाँ, यानी जानकारी की अधिकता, यही आज के समय की सबसे बड़ी मानसिक बाधा बन रही है। एकदम सही बात है। मतलब क्या पढ़ना है, इससे कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती अब ये हो गई है कि क्या छोड़ना है। तो हमारी आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। हाँ, वो एम ये स्रोत बीएसटीसी यानी बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट परीक्षा के लिए एक रणनीतिक 50 दिवसीय स्टडी प्लान पर आधारित है। और हमारा लक्ष्य सिर्फ इस टाइम टेबल को ऊपर ऊपर से पढ़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें ये समझना है कि कैसे एक क्रिएटर या शिक्षक इतने कम समय में, क्योंकि 20 मई की परीक्षा तिथि है, इतने विशाल पाठ्यक्रम को छोटे और पचने योग्य हिस्सों में तोड़ देता है। ये सच में एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य उस मानसिकता को डिकोड करना है जो छात्रों को इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचाती है। क्योंकि जब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सिर्फ 50 दिन का समय बचा हो ना, तो वहां केवल गधे की तरह की गई कड़ी मेहनत काम नहीं आती। हाँ, स्मार्ट वर्क चाहिए होता है। बिल्कुल, वहां एक ठोस मनोवैज्ञानिक रणनीति की आवश्यकता होती है। ये स्रोत सिर्फ ये नहीं बता रहा है कि सुबह कितने बजे उठना है, बल्कि यह परीक्षा के दबाव को मैनेज करने का एक पूरा साइकोलॉजिकल ढांचा दे रहा है। ठीक है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मेरा मतलब है, इस पूरे प्लान का जो आर्किटेक्चर है वो असल वीडियो में एकदम स्पष्ट बताया गया है कि परीक्षा 20 मई को निर्धारित है। इन 50 दिनों के लिए क्रिएटर ने एक डबल स्ट्रैटेजी पेश की है। बिल्कुल मुफ्त रणनीति है जो यूट्यूब पर कैप्सूल सीरीज के नाम से 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। दिलचस्प है। और सुन, छात्रों को नोट्स बनाने के झंझट से बचाना है, मतलब सिर्फ थ्योरी का त्वरित रिवीजन करना। सही बात है। समय कम है तो नोट्स बनाने बैठेंगे तो सिलेबस कब पूरा होगा? एकदम सही। मुफ्त कैप्सूल सीरीज है, उसका लेवल पिछले 5 सालों के पेपर्स पर आधारित होगा। ये सीरीज यूट्यूब पर चलेगी और इसमें मनोविज्ञान के नजरिए से अगर हम इसे देखें तो ये माइक्रो कमिटमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। माइक्रो कमिटमेंट वो क्या होता है? हाँ, इसे सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक कहना पूरी तस्वीर न देखने जैसा होगा। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति एक छोटी सी कीमत, जैसे उसी मोबाइल रिचार्ज के बराबर की राशि का भुगतान करता है, तो वह मनोवैज्ञानिक रूप से उस पूरी प्रक्रिया के प्रति अधिक प्रतिबद्ध हो जाता है। हाँ, मतलब की कैप्सूल सीरीज एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की तरह है जो परीक्षा से ठीक पहले फोकस और एनर्जी देती है। बहुत सही तुलना की आपने। थ्योरी से कॉन्फिडेंस आता है और फिर यूट्यूब की कैप्सूल सीरीज से उस ज्ञान पर धार तेज होती है। ये माइक्रो कमिटमेंट वाली बात तो समझ में आती है और ये भी सच है कि एकाग्रता के लिए एक सुरक्षित माहौल जरूरी है। लेकिन असली चुनौती तो उस सिलेबस के पहाड़ को पार करना है। हाँ, जो कि बहुत विशाल है। और यहाँ ये बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है जब हम इस ढांचे के भीतर सबसे बड़े और सबसे डरावने विषय को देखते हैं, जनरल नॉलेज यानी जीके। हाँ, राजस्थान जी के छात्रों का सबसे बड़ा सरदर्द। बिल्कुल। वीडियो के अनुसार राजस्थान जीके का भाग पूरे 150 अंकों का है, 50 प्रश्न और हर प्रश्न 3 अंक का। ये परीक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। निश्चित रूप से किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा में स्थानीय सामान्य ज्ञान का दायरा इतना विशाल होता है कि छात्र अक्सर ये तय ही नहीं कर पाते कि वो इतिहास पढ़ें, भूगोल पढ़ें या संस्कृति में उलझें। और यही भटकाव अक्सर असफलता का एक बड़ा कारण बन जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात पता है क्या है? क्या? क्रिएटर ने इस पूरे महासागर को सिर्फ 8 कैप्सूल में बांट दिया है। सिर्फ 8? हाँ, और ये दावा किया गया है कि इन कैप्सूल को पढ़ने से 45 से ज्यादा प्रश्न सही हो जाएंगे। ये तो बहुत बड़ा दावा है। जरा इस विभाजन को देखिए। आधुनिक इतिहास के लिए केवल 1 कैप्सूल, मध्यकालीन इतिहास के लिए 1 कैप्सूल, अर्थव्यवस्था जिसमें खनिज, उद्योग और ऊर्जा जैसे बड़े विषय शामिल हैं, उसके लिए भी मात्र 1 कैप्सूल। अरे वाह। राजव्यवस्था यानी पॉलिटी को 2 कैप्सूल में बांटा है और कला एवं संस्कृति के लिए 2 कैप्सूल। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए 5-6 अलग कैप्सूल होंगे। ये तो बहुत ही तगड़ा फिल्ट्रेशन है। लेकिन मुझे इस पर बहुत गंभीर संदेह है। क्यों?
क्योंकि देखिए, भूगोल में नदियां, मिट्टी, जलवायु, भौतिक स्वरूप ये सब कुछ होता है। क्या इतने विशाल विषय को केवल एक कैप्सूल में माइक्रोडोज करने से वास्तव में याद रखने की क्षमता बढ़ती है? या ये सिर्फ सतही ज्ञान देकर छात्रों को झूठा दिलासा दे रहा है कि भाई तुम्हारी तैयारी पूरी हो गई है? देखो, अगर हम इसे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये शिक्षा मनोविज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आधारित है। इसे कॉग्निटिव लोड थ्योरी कहा जाता है। कॉग्निटिव लोड थ्योरी, ये क्या होती है? इसे सतही ज्ञान कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। दरअसल इंसानी दिमाग की एक समय में नई जानकारी को प्रोसेस करने की क्षमता बहुत सीमित होती है। हाँ, एक लिमिट के बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल। इसे हम दिमाग की वर्किंग मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी समझ सकते हैं। जब किसी छात्र के सामने 500 पन्नों की भूगोल की किताब रख दी जाती है तो दिमाग की वर्किंग मेमोरी तुरंत ओवरलोड हो जाती है। और उस ओवरलोड से तनाव पैदा होता है। एकदम सही, तनाव पैदा होता है और नतीजा ये होता है कि छात्र कुछ भी याद नहीं रख पाता, सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो ये जो कैप्सूल वाला तरीका है, ये उस कॉग्निटिव लोड को कैसे कम करता है? होता क्या है कि जब एक विशाल विषय की स्पष्ट सीमाएं तय कर दी जाती हैं, जैसे क्रिएटर ने कह दिया कि भूगोल के लिए केवल इसी एक वीडियो से नदियां और जलवायु पढ़नी है, तो दिमाग का तनाव तुरंत घट जाता है। हाँ, मतलब दिमाग को पता होता है कि बस इतना ही करना है। हाँ, इसे कंस्ट्रेंट या सीमाएं तय करना कहते हैं। इससे छात्र का पूरा ध्यान केवल चुनिंदा और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पर केंद्रित होता है। लेकिन फिर भी क्या ये सतही नहीं है? जहां तक सतही ज्ञान की बात है तो ये समझना होगा कि 50 दिनों में किसी विषय का विद्वान तो बना नहीं जा सकता, है ना? हाँ, ये बात तो है। 50 दिन में आप पीएचडी तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। प्रतियोगी परीक्षाओं का मूल उद्देश्य विषय में मास्टरी हासिल करना नहीं होता, बल्कि परीक्षा के पैटर्न को समझना और सही उत्तर पहचानना होता है। पैटर्न पहचानना। हाँ, अब उदाहरण के लिए क्रिएटर ने राज व्यवस्था यानी पॉलिटी को 2 कैप्सूल में बांटा है। एक सिर्फ आयोगों के लिए और दूसरा मुख्यमंत्री, राज्यपाल जैसे विषयों के लिए। तो इसका मतलब है कि उन्होंने पुराने पेपर्स को बहुत गहराई से देखा है। एकदम। ये साबित करता है कि पिछले पेपर्स का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है और छात्रों को केवल वही पढ़ाया जा रहा है जहां से सच में सवाल आते हैं। अब मुझे समझ आ रहा है। कॉग्निटिव लोड को कम करने का ये तरीका वाकई तार्किक लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि सिलेबस को छोटा नहीं किया गया है, बल्कि दिमाग के काम करने के तरीके के साथ एक बहुत ही कुशल तालमेल बिठाया गया है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच है। लेकिन अगर ये कैप्सूल और थ्योरी वाली रणनीति इतनी ही शानदार है, तो क्रिएटर ने इसे भाषा और तर्क शक्ति यानी हिंदी, अंग्रेजी और रीजनिंग के लिए क्यों छोड़ दिया? क्या मतलब? स्रोत के अनुसार इन विषयों के लिए उनकी रणनीति पूरी तरह से उलट जाती है। यहाँ कोई कैप्सूल नहीं है। आहा, ये एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव है। देखो, इतिहास या भूगोल जो होते हैं वो तथ्यों पर आधारित होते हैं, आपको रटना होता है। हाँ, फैक्ट्स होते हैं। तथ्यों को सीखने की जो प्रक्रिया है वो मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों में होती है। बिल्कुल, आप किताब पढ़कर साइकिल चलाना नहीं सीख सकते, आपको साइकिल पर बैठना ही पड़ता है। क्या बात है, बहुत सही उदाहरण दिया। और स्रोत में बताया गया है कि हिंदी के लिए कोई भी थ्योरी कैप्सूल नहीं होगा। लाइव टेस्ट सीरीज चलेगी, जिसे वो फुल कोर्स कह रहे हैं। लाइव टेस्ट सीरीज। हाँ, उनका दावा है कि रोजाना अभ्यास करते करते व्याकरण के सारे नियम बच्चों को रटा दिए जाएंगे। अंग्रेजी के लिए भी बस एक मॉडिफाइड कैप्सूल होगा और उसका फुल कोर्स चैनल पर चलेगा। और रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए वहाँ हर विषय का एक लाइव टेस्ट होगा। क्रिएटर का दावा है कि इन टेस्ट को करने से पूरे 50 में से 50 अंक आएंगे। 50 में से 50? या कम से कम 47-48 तो आ ही जाएंगे। लेकिन यार, मुझे ये थोड़ा अजीब लगता है। क्यों? ये कुछ ऐसा है जैसे किसी सॉफ्टवेयर में सेंध मारनी हो और कोडिंग की पूरी किताब पढ़ने के बजाय सीधे सिस्टम में 50 अलग अलग चाबियां डालकर देखा जाए कि कौन सी काम करती है। दिलचस्प नजरिया है। क्या बिना बुनियादी नियमों को समझे सीधे टेस्ट के मैदान में उतर जाना कमजोर छात्रों के लिए खतरनाक नहीं है? जिनका बेसिक ही क्लियर नहीं है, वो सीधे टेस्ट कैसे देंगे? ये चिंता बिल्कुल स्वाभाविक है। हमारी जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है वो हमेशा पहले थ्योरी और फिर टेस्ट पर जोर देती है। हाँ, स्कूल में तो ऐसे ही सिखाते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ जो रणनीति अपनाई गई है उसे तकनीकी भाषा में रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच कहते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग? हाँ, देखो, जब परीक्षा के लिए केवल 50 दिन बचे हों तो संज्ञा, सर्वनाम या अंग्रेजी ग्रामर के गहरे भाषाई सिद्धांतों को खंगालने का समय तो होता नहीं है। ऐसे में रिवर्स इंजीनियरिंग सबसे कारगर हथियार साबित होती है। लेकिन ये रिवर्स इंजीनियरिंग काम कैसे करती है? बिना नियम जाने कोई सही उत्तर तक कैसे पहुंच सकता है? ये असल में पैटर्न पहचानने की कला है। एमसीक्यूज और लाइव टेस्ट के जरिए सीधे ये सिखाया जा रहा है कि परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों का ढांचा कैसा होता है।
मतलब सीधा सवाल पर वार करो। बिल्कुल। जब एक छात्र लगातार 40-50 टेस्ट देता है तो वो हर बार उन्हीं कुछ चुनिंदा 20-30 नियमों से टकराता है जिनसे परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। हाँ, और जब वो गलती करता है? हाँ, जब छात्र सवाल गलत करता है और उसी समय शिक्षक उसका सही समाधान और उसके पीछे का नियम बताता है तो दिमाग उस नियम को बहुत गहराई से पकड़ लेता है। समझ गई, क्योंकि उस वक्त वो उसे ढूंढ रहा होता है। एकदम। यह एक एक्टिव लर्निंग यानी सक्रिय सीखने की प्रक्रिया है। किताब से नियम पढ़ना पैसिव होता है जिसमें नींद आने लगती है। हाँ, व्याकरण की किताब पढ़ते हुए तो अक्सर नींद आई जाती है। बिल्कुल। लेकिन जब सामने एक चुनौती होती है, एक एमसीक्यू होता है और उसे हल करने का दबाव होता है तो दिमाग हाई अलर्ट पे रहता है। इसलिए बिना थ्योरी के सीधे समस्या से समाधान तक पहुंचना समय बचाने का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमने सामग्री का सूक्ष्म विभाजन देख लिया, कॉग्निटिव लोड को समझ लिया और रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए कौशल आधारित विषयों को भी डिकोड कर लिया। लेकिन रणनीति चाहे कितनी भी शानदार क्यों ना हो, अगर कोई छात्र उसे लगातार 50 दिनों तक फॉलो ही ना करे तो वो एकदम बेकार है। ये तो सबसे बड़ी सच्चाई है। डिसिप्लिन ही सब कुछ है। तो छात्रों को इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लगातार प्रेरित और जवाबदेह यानी अकाउंटेबल कैसे रखा जाए? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि इस स्रोत में जो शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड और लाइव टेस्टिंग का खंड है, उसमें इसका जवाब छिपा है। बिल्कुल, ये इस पूरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यहीं पर अनुशासन लागू होता है। तो शिक्षण अभिरुचि वाले हिस्से में क्रिएटर ने क्या रणनीति अपनाई है? स्रोत में बताया गया है कि शिक्षण अभिरुचि के आधिकारिक पाठ्यक्रम में केवल 7 विषय हैं, लेकिन क्रिएटर ने जानबूझकर NEP 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति और RTE 2009 यानी शिक्षा का अधिकार जैसे विषय भी जोड़े हैं, जो सिलेबस में स्पष्ट रूप से कहीं नहीं लिखे हैं। हाँ, ये तो क्रिएटर की दूरदर्शिता दिखाता है। हाँ, उनका तर्क है कि ये समसामयिक विषय हैं और यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। इन विषयों के लिए 6-7 विशेष कैप्सूल बनेंगे जिनमें पहले थ्योरी होगी और तुरंत बाद 50 से 100 MCQ एक साथ होंगे। बहुत बढ़िया तरीका है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इनकी अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही की रणनीति। वो क्या है? क्रिएटर ने तय किया है कि कोई भी कैप्सूल डालने के 4-5 दिन बाद उसका लाइव टेस्ट लिया जाएगा। हाँ, तुरंत नहीं, 4-5 दिन बाद। हाँ, उन्होंने छात्रों से 100% ईमानदारी की मांग की है और ये दावा किया है कि अगर ये प्लान फॉलो किया तो 500 से अधिक स्कोर आएगा और वो पेपर लाइन से गिनवा देंगे। आत्मविश्वास तो गजब का है। वैसे स्रोत में ये भी जिक्र है कि क्रिएटर ने रीट मेंस के छात्रों की वैलिडिटी भी बढ़ा दी है, जो उनके छात्र हितैषी दृष्टिकोण का एक अच्छा संकेत है। हाँ, ये एक पॉजिटिव जेस्चर है। लेकिन मेरा मुख्य सवाल ये है कि कैप्सूल देखने के 4-5 दिन बाद लाइव टेस्ट का ये नियम क्यों? क्या ये छात्रों पर अनावश्यक मानसिक दबाव नहीं बनाता कि उन्हें हर कुछ दिनों में खुद को साबित करना है? देखो, इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि तैयारी में दबाव और वैज्ञानिक तरीके के बीच क्या संबंध है। ये 4-5 दिन का अंतराल कोई मनमाना फैसला नहीं है कि बस क्रिएटर के मन में आया और रख दिया। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिद्धांत